हेलो फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चंस के टाइप बताने के लिए बोला था। तो पहला जो पार्ट है अपना, उसके अंदर मैंने केवल एक चैप्टर को दिया है, जो है नंबर सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। उसके अंदर मैंने ये 5 टाइप्स क्वेश्चंस के टाइप्स लिए हैं। ये पांचों क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप्स हैं। इस क्वेश्चंस के टाइप के अंदर ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाएगा। जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टाइप है वो ये है कि रेशनल नंबर हमें फाइंड करना होता है किसी भी दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच। अब इसके अंदर 3 टाइप्स आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा 3 और 4 के बीच में आपने रेशनल नंबर फाइंड करना है 5। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रेशनल नंबर है भी कि नहीं। तो रेशनल नंबर जो है ये जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे इसको 3/1 और 4/1 लिखा जा सकता है। तो आपको अगर पूछेगा कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, जो पहला क्वेश्चन का टाइप है वो यही है कि हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में अगर रेशनल नंबर लिखना है तो आप 4 के नीचे 1 लिख सकते हो, यानी 3/1 और 4/1 के बीच में आपने 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी निकालना है उसके अंदर आप 5, एग्जांपल के तौर पे आप 5 निकालना चाहते हो रेशनल नंबर, और 5 में 1 ऐड करो एंड देन 6। आप इस 3/1 को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 18/6। और ये 4/1 है, इसके ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से नीचे डिवाइड करो, ये आपको मिलेगा 24/6। तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या था, हमने डिनोमिनेटर को जो है ना सेम बना दिया, यानी डिनोमिनेटर दोनों के अंदर दिया गया। अब इनके बीच में आप अगर देखोगे तो लिख कैसे कर सकते हैं, 18/6 है और ये 24/6 है, यानी इसके बीच के जो नंबर्स है वो 22/6 एंड 23/6, ये सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। अब अगर आपने मान लो कि रेशनल नंबर आपने ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन कि 3/4 और 2/4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। इस केस में क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है और आपने डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है और जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग है, अंश जो है इसका अलग अलग है और डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है 4। तो आप क्या करो, फिर इसके अंदर भी वही काम करो। अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है तो आप 5 में 1 ऐड करो, दैट इज 6। आप 3/4 पहले रेशनल नंबर को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/24। इसका लॉजिक क्या है, क्यों हम ऐसे 5 में 1 ऐड करते हैं, वो हमारे पास अभी करने का टाइम नहीं है। हमारे पास केवल 2 दिन का समय रह गया है, तो हम केवल क्वेश्चंस कैसे क्रैक करते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये 18/6 है, 2/4, इसके अंदर भी आप क्या करो, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 12/24। अब इनके बीच में अगर आप रेशनल नंबर लिखना चाहोगे तो ये 12/24 से आप लिख सकते हो 13/24 और 24। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर। ओके, अब इसके अंदर और भी डिटेल में है कि क्यों इसको हम एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई नहीं करके एक जो है उनके आधे से ही मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे इसका लॉजिक यही है कि ये कॉन्टिन्यूअस नंबर है, इस वजह से हमें एक ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पे बेस सेम है और इनके बीच में 1 का गैप है, इस वजह से हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो जनरली आपके पेपर के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो है वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तीसरा टाइप इसी के अंदर क्या आ जाता है कि एक तो है कि आपको ऐसे नंबर देगा, नेचुरल नंबर दे देगा जो कि रेशनल नंबर भी है उनके बीच में। दूसरा क्या है, बेस आपको सेम देगा और उनके जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट देगा, अंश अलग अलग होगा और हर उसके सेम होंगे। तो इन केसेस में ऐसा करना है। तीसरा टाइप ये बन जाएगा कि आपके न्यूमरेटर भी डिफरेंट होंगे और जैसे 2/3 डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करेंगे, बेस कैसे सेम बनाएंगे। हमारा मेन मकसद होता है बेस सेम बनाना।
बेस का मतलब डिनोमिनेटर हर। तो इसको अगर सेम अगर आपने बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। 4 और 3 का एलसीएम आप जब लोगे तो ये आपका आ रहा होगा 12। एलसीएम अगर आप लोगे तो सबसे पहला काम आपने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम ले करके आप बताओ 3/4 एलसीएम आया आपका 12। तो जितना एलसीएम आया है वही बेस बनाना होता है। आप बेस बना दो इसके। 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, जितने से नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9/12। और इस वाले केस को अगर आप बनाना चाहते हो तो 2/3, नीचे बेस से 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो तो ये आएगा 8/12। ओके, तो ये 9/12 और 8/12 नाउ दे। अब देखो ये बेस समान बनाने के बाद अगर मुझे इन दो मतलब 3/4 और 2/3 जो है उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो पहले तो हमारा काम होगा कि बेस को सेम बनाओ, मतलब हर को सेम बनाओ। और हर को सेम बनाने के बाद देखो इन दोनों के बीच में 5 का गैप है कि नहीं। तो 5 का गैप तो दिख नहीं रहा, 9 और 8। तो आप फिर से क्या करो, ये वाला रूल लगाओ जो पहले इस वाले में लगाया कि जितना निकालना है उतने से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जितना निकालना है उसके एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। यानी कि अब मैं इसको क्या, जैसे 9/8 है और दूसरा है 8/12, 9/12 और 8/12। तो आप 5 निकालना चाहते हो तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 9 6 54 अपॉन में 12 और वैसे 8/12 है तो इसमें भी आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 48/72। अब 54 और 48 के बीच में अगर आप देखोगे तो 49/72। अब किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा, उसके 3 टाइप्स क्वेश्चंस के बनेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर, यानी कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर दे देगा जिसके उसके बीच में रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा। दूसरा ये होगा कि आपके बेस यानी डिनोमिनेटर सेम रहेंगे और ये अलग रहेगा और उसका रेशनल नंबर निकालना है उनके बीच का। तो आप सिंपली जितना निकालना है उससे उसके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। और तीसरे केस में क्या है कि आपने जो है डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है और न्यूमरेटर जो है वो भी डिफरेंट है। तो सबसे पहला केस इसके अंदर क्या आता है, पहले एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम बनाओ और उसके बाद आपने यही वाले रूल को फॉलो करना। तो पहला टाइप यही है। मैं ये इसके लिए ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपने करने, ठीक है। इसके ऊपर ये क्वेश्चंस का जो दूसरा टाइप है इस चैप्टर के अंदर वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर जो है अगर उसका हम डेसिमली एक्सपेंड करें, यानी कि अगर हम दशमलव में किसी भी परिमेय संख्या को कन्वर्ट करें तो वो शांत होगा कि अशांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो हम बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता लगा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का टाइप यही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 7/5, तो कई स्टूडेंट्स इसको जो है ना डिवाइड करके चेक कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। 5 1 5 एंड 2 पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 देंगे, 5 20, ये खत्म हो जाएगा। और एक टाइम के बाद टर्मिनेट हो गया तो वो बोल देंगे कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन डिवाइड वो करेंगे, उनको ट्रिक नहीं पता होगा। तो मैं इसके अंदर एक ट्रिक बता रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे 3/5/12। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि आप जो है डिनोमिनेटर के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का तो पता है ना कि क्या होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो है ना अगर एंड हो गया, रिपीट होना, ऐसे डिवाइड कर रहे हो पॉइंट के बाद और रिमाइंडर के अंदर अगर 0 आ गया, खत्म हो गया, कोई नंबर शेष नहीं बच रहा, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है कि पॉइंट के बाद कभी भी वो रिमाइंडर 0 नहीं हो पाता, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अब इस केस के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन है कि 3/512 को बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको अगर आप डिवाइड करने लग जाओगे तो ये बहुत लेंदी चला जाएगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा। ट्रिक क्या है इसका कि जो हर में दिया हुआ है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड करो।
तो देखो कितने से डिवाइड हो रहा है, 2 टू द 4, 1, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 2 4, 1 2 8 16, 2 6 12, 2 2 8, 2 3 6, 2 2 8, 2 2 4, 2 16, 32, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। अब ये देखो टोटल कितने, सिर्फ 2 2 है, मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 12 को मैं लिख सकता हूँ कितनी बार आएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9, 3/2 की पावर कितनी आ रही है, 9 आ रही है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 2 के पावर में कोई भी इंटीजर आ गया है, सिर्फ 2 का पावर है या 2 का पावर है या 5 का पावर है या दोनों के कॉम्बिनेशन वाले पावर है, यानी कि 3/2 का टू का m हो और 5 का n हो, इस फॉर्म में हो, ओके, और ऊपर कोई x नंबर हो, तो इस वाले केस में क्या होता है कि टर्मिनेटिंग होता है। तो अब बताओ मेरे को 3/5 12 जो है 2 की पावर कितनी है, 9 है, 2 की पावर 9 सिर्फ 2 की पावर में, सिर्फ 2 के पावर, इस पूरे नंबर को मैंने 2 के पावर के फॉर्म में लिख दिया, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ये पूरा नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अब मुझे एक्सपेंड करके बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, ओके। अब दूसरा टाइप क्या है, ये देखो 7/300, 7/300 अगर स्टूडेंट देखेंगे तो अब 300 से तो मैं डिवाइड करने जाऊंगा नहीं उसको, क्योंकि बहुत लेंदी काम हो जाएगा। तो आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर के अंदर है उसका, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करो, तो 2 से करोगे तो ये 150 आ जाएगा, 2 से करोगे 7 एंड 2। अब इसमें देखो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/300, 7/300 को क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 2 आई है, 5 की पावर भी 2 आई है, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गई। मतलब कि मैं डिनोमिनेटर को 2 के पावर के फॉर्म में और 5 के पावर के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज आ गया, 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी कोई भी नंबर आ जाता है, यहाँ पे 3 आ गया है, तो आप उसको बोलोगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ट्रिक यही है कि आप कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, उस नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज करो और देखो वो 2 और 5 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सक रहा है कि नहीं। अगर 2 और 5 के पावर के फॉर्म में लिख दिया, उसके अलावा भी अगर कोई नंबर आ गया, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा आ गया, तो आप बोलोगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत है। तो ये वाला नंबर फिर अशांत हो जाएगा, यानी 7/300 जो है ना, इसको हम बोलेंगे कि ये अशांत है। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ हर एक टॉपिक को, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर ना ये सारे पांचों के टाइप्स को मुझे कराने हैं और आपसे प्रैक्टिस करवाना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये 7/300। तो आप इसमें एक बात ध्यान रखो कि आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को यानी हर को एक्सपेंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और चेक करना है सिर्फ 2 के पावर के फॉर्म में तो नहीं है। अगर सिर्फ 2 के पावर के फॉर्म में है, 2 की पावर कुछ इंटीजर है, 2 के पावर कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है, यानी शांत है। अगर 2 सिर्फ 5 के पावर के फॉर्म में है तो भी आप बोलोगे टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है तो भी आप बोलोगे टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 2 के फॉर्म में है, 5 के भी फॉर्म में है, लेकिन कोई दूसरा कांस्टेंट, कोई दूसरा नंबर आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो आप बोल दोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे इस केस में हुआ, 7/300 के केस में 2 भी था, 5 भी था, लेकिन 3 भी उसके अंदर आ गया था, तो आप बोलोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे ही दूसरा देखो, लेकिन एक चीज और है इसके अंदर, जैसे अगर मैं इसका बोलूँ, यहाँ पे ये अगर चेक करना हो, ये आप सेकंड्स में कर लोगे, 10 सेकंड के अंदर कर लोगे, अगर यह कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7/300 है, अब 300 को करो, 300 को आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये 150 है, 2 2 7 14, 1 2 5 10, ये 2 15 से है, 5 3 से गया और 3 1 3, ओके। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखना, क्या मैं 6/300 को 2 की पावर 3
5 की पावर कितनी है 1। अच्छा यहाँ पे 2 लिख दिया था मैंने 5 की पावर, हाँ ये 5 ही है ना, सॉरी ये 5 था, 2 वो मैंने ठीक किया था। ये वाला 5 15 पे जाएगा और 5 3 पे जाएगा, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2 और एक 3 आ गया, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब कई स्टूडेंट जो है ना, मैंने अभी बताया कि अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको काट देते। एक्स्ट्रा अगर आ गया तो 2 और 5 के अलावा कोई उसके अलावा कोई नंबर आ गया तो आप उसको बोल दोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला नंबर जो है ना इससे कट जाएगा। तो पहले आप देख लो ऊपर और नीचे के बीच में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर होगा तो उसको कैंसल आउट कर दो पहले और उसके बाद चेक करो, ठीक है। तो यहाँ से तो 3 और 2 से कट गया, यानी ये एक्चुअली में नंबर जो है वो क्या बन चुका है 2/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। अभी भी कट रहा है, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 दैट इज 2 की पावर 1। तो ये तो अब 2 और 5 के डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के पावर के फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन में 4 अलग अलग टाइप्स आ गए हैं। अब इसके लिए भी मैं ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी है ये वाले टाइप्स के अंदर। तीसरा टाइप क्या है क्वेश्चन का, जो तीसरा टाइप है वो, अच्छा चलो तीसरा जो टाइप है ना वो एंड में मैं कराऊंगा, ओके। और चौथा जो है वो टाइप क्या है, रेशनलाइजेशन। ये टाइप रेशनलाइजेशन में क्या होता है, असल में रेशनलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर अगर अंडर रूट के अंदर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको मुझे अंडर रूट हटाना पड़ता है, वही प्रक्रिया को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन एग्जांपल के तौर पे 2/√3 - 1 ये एक इरेशनल नंबर है नीचे। अब मुझे इरेशनल नंबर नीचे नहीं रख सकते, तो इस वजह से मुझे एक कुछ ऐसा करो कि नीचे का रूट जो है ना वो खत्म हो जाए। तो करने का तरीका यही है कि इसके अंदर ये सबसे इजी वाला है, इन 2 नंबर्स के बीच में जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन रख लो। उनको इतना पता होता है हर स्टूडेंट्स को कि इसको प्लस करना है, लेकिन आगे की कैलकुलेशन भी देखनी होती है। √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स के अंदर, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो है आप क्या करो, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो और इस वाले नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखो, अगर इसको आपने a अज्यूम किया है तो ये b होगा। अब ये √3 को a बोल दिया है तो ये भी a ही होगा, और 1 को b बोल दिया है तो ये भी b ही होगा। यानी यहाँ पे a - b और a + b के टाइप का है डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये जो है ना एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों के अंदर, या फिर इसी क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ होगा 2nd चैप्टर के अंदर। ऊपर क्या करते हैं, ये 2 से 2 को बाहर रखते हैं, √3 + 1, अगर जरूरत पड़ेगा तो अंदर ले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं ले जा रहे। इसको अगर आप करोगे नीचे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बना 2 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 √3 + 1/2। अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ये √3 + 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि √3 + 2/√3 - 1 को मैं √3 + 1 लिख सकता हूँ। ये मैंने नीचे से उसको हटा दिया, वो दोनों सेम नंबर है, ओके। अब मैं ये चीज़ ध्यान रखना, ये रेशनलाइजेशन आपने पता होना चाहिए किस चैप्टर के अंदर जो है कौन कौन से क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के टाइप सीक्वेंस में नहीं याद रहेंगे तो वो दिमाग के अंदर घूमेगा। तो दूसरा देखो, इसी के अंदर ये एक अलग टाइप है, ये भी रेशनलाइजेशन वाला ही है। रेशनलाइजेशन का ये दूसरा क्वेश्चन है 3/2 √3 - 1। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको बताया गया हुआ होता है उधर जाके प्लस कर देते हैं, तो वो करते तो हैं लेकिन सारा नंबर उठा के लेके ऊपर चले जाते हैं, तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको प्रेफर करता हूँ क्या कि आप जो है ना सारे नंबर को ऊपर उठा के लेके नहीं जाओ,
वही वाला पार्ट उठा के लेके जाओ जो दिक्कत पैदा कर रहा है। इसके अंदर दिक्कत पैदा करने वाले नंबर्स कौन से? यहाँ पे दो टर्म्स है, एक 2, यहाँ पे ये √3 - 1 हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो √3 - 1 को ऊपर लेकर के जाओ, जो कि नीचे माइनस वाला साइन जो है ऊपर जा करके प्लस वाला साइन बन जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इससे करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर ऊपर ले करके जाते हैं कैलकुलेट बड़ा ना, ये तो चलो 2 है, लेकिन अगर बड़ा नंबर होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे आप क्या करो, 3 ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1, और नीचे क्या होगा, आप इस 2 को चुपचाप इधर रहने दो और इनके बीच में वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a² - b² वाला। ध्यान से देखोगे तो a² - b² लग रहा होगा यहाँ पे। √3 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या होगा, 3 ऊपर है, √3 + 1 अपॉन में ये 2 रहने दो ब्रैकेट के अंदर, लेकिन सॉल्व करो, 2 को उधर रहने दो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ही था पहले से ही। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये वाला रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, और -1, ये कितना हो गया, 3 अपॉन में √3 + 1 अपॉन में 2, और ये माइनस करूंगा तो मेरा 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4, यानी 3 अपॉन में 4 √3 + 1, ये अपना आ गया। मेरा मकसद रेशनलाइजेशन में यही होता है कि नीचे वाला जो है ना, उसको मैं रूट में नहीं रहने दूँ, रूट से बाहर निकाल, तो ये रूट से मेरा बाहर निकल गया। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि पावर के अंदर जो है ना, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना तो, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर वो भी करना है आपने। ये वाला रेशनलाइज तुम करो, इस वाले क्वेश्चंस को करके जाना, ठीक है। और इसके इस वाले क्वेश्चन के टाइप के ऊपर ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है आज आपने, ठीक है। अब जो 5वां है क्वेश्चन का टाइप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब P/Q के फॉर्म में, अब इसके अंदर भी देखो टाइप्स कैसे, मैंने कुछ लिख दिए यहाँ, जैसे 0.3 को और ऊपर लगा हुआ है रिकरिंग बार लगा हुआ है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, मतलब ये एक रेशनल नंबर है, ये आपने बताना है, ठीक है। अब देखो जरा ये कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी नंबर दिया हुआ है ना, उसको लेट कर लो x = 0 पॉइंट दैट नंबर, ओके। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल। नंबर 2, यहाँ पे देखो कितने पे बार लगा हुआ है, कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो आप 1 के आगे उतना 0 लगा दो, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो आप जब इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो जाएगा, और इस साइड में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये 10 × 0.3 बार। अब 3 बार का असल में मतलब ये होता है 3 3 3 3 3 ऐसे करके इन्फिनिटी टाइम। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपको पता है कि ये वाला जो नंबर है, ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट, एक पॉइंट को ना इधर छलांग मार देगा। अब क्यों ऐसे कर देता है, जरा ध्यान से देखो, 0.3 को अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 0 0 3 0, तो अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है, एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये कितना नंबर बना, 3 बना, यानी 0.3 था वो 10 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आ गया। सिमिलरली अगर आप 10 से कर रहे हो तो जितना 1 के आगे नंबर है उतना डिजिट डेसिमल के बाद जो है ना छलांग मार देता है लेफ्ट डायरेक्शन में। अब ये बहुत सारे नंबर्स हैं इधर, ये तो इन्फिनिटी है, बहुत सारे 3 3 है। अब एक बात बताओ, उसमें से 3 इधर आ गया तो अभी भी तो उतना ही रहेगा ना, एक बाहर आ गया तो एक कम, अब इन्फिनिटी में से एक कम निकाल लो तो क्या बचेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको सेकेंड इक्वेशन मान, इसमें से इसको घटा दो, यानी सेकेंड इक्वेशन में से आपने फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है। तो घटाने का जब मैं मतलब बोल रहा होता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले से घटा रहे होते हैं और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से घटा रहे होते हैं।
तो 10x में से 1x जाएगा, 1x जाएगा, तो वो बचेगा कितना 9x। और इसमें से जब इसको घटाओगे तो पॉइंट के इधर वाला देखो ये कितना है 3 बार, और ये भी है 3 बार, और पॉइंट के इधर कितना है 3, यानी माइनस करोगे तो 3 बचेगा और ये वाला खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे? जैसे अगर 3.3333 बहुत सारे, और ऐसे 0.3333 बहुत सारे, तो ये सारा तो 0 हो जाएगा, ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। इस वजह से मैंने ये कर दिया। ये डायरेक्टली आपने आना चाहिए। x इज इक्वल टू ये कितना है 3/9, ये 9 इधर आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/3, यानी 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.33। तो पता भी है, आप इसको डेसिमली एक्सपेंड करोगे तो वही आ रहा होगा। ओके, तो एक तो ये टाइप हो गया। लेकिन इसी के अंदर अब मैं थोड़ा सा इसको स्पीड कराऊंगा। दूसरा टाइप क्या होता है, जैसे देखो अब इसी के अंदर अगर मान लो 0.32 दिया हुआ है और दोनों पे बार लगाया हुआ है, तो आप इसको सबसे पहला काम तो वही करो, लेट कर लो 0.32 और बार लगा दिया। ध्यान रहे अब कितने के ऊपर बार लगा हुआ है 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, यानी एक के आगे उतना 0 लगा करके आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि एक के आगे 2 पे बार लगा हुआ है, 2 0 लगाओगे यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x आएगा, और इसको 100 से करोगे तो कितने डिजिट इधर छलांग मारेगा, क्योंकि 10 था तो एक डिजिट छलांग मार रहा था, और यहाँ पे 100 है, इस वजह से ये 2 डिजिट जो है ना इधर जंप कर जाएगा, यानी 32 पॉइंट। अब इसका मतलब बार का मतलब 32 बार बार हो रहा है, तो यहाँ पे भी 32 ही रहेगा। जाहिर सी बात है ना, इसका मतलब तो 32 ये है ना, तो 2 32 आ जाएगा तो इधर तो इन्फिनिटी बचे हुए हैं, तो वो 32 का 32 ही रहेगा। अब इसको देखो जरा, इसका सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, ठीक है? तो ये क्या होगा, इसमें से जब माइनस करोगे तो ये आएगा 99x, और इसमें से जब इसको घटाओगे तो ये 32 बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू 32/99। ओके, तो एक तो टाइप ये है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन के टाइप के अंदर, क्वेश्चन के टाइप के अंदर भी टाइप्स हैं, जो सभी टाइप्स के अंदर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है? ये पूरे चैप्टर को मैं इस टाइम में एकदम समराइज कर रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चंस करके जाने मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले, लगभग ये सारा चैप्टर इसी के अंदर जो है ना कवर हो चुका है, ये 5 क्वेश्चंस के टाइप के अंदर। ओके, ये अब एक कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, अब बोल दिया है इसको एक्सपेंड करो, इसको p/q के फॉर्म में लिखो। यहाँ पे तो एक के ऊपर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो पहला वाला 3 है ना, वो 3 के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसके अंदर लेट तो करो, x जो पहला काम तो वही करो जो किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जितना डिजिट है ना जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ लेकिन पहले बार के पहले बैठा हुआ है, तो आप उसको इधर ले करके आओ पहले। तो इधर ले करके आने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जितना डिजिट के ऊपर नहीं लगा हुआ बार उतने डिजिट को इधर लाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, एक के आगे उतना 0 लगा कर। तो यहाँ पे एक डिजिट है तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। आपको बोला 10x इज इक्वल टू 10 से करोगे तो ये एक 3 इधर छलांग मार देगा, 3 इज इक्वल टू 2 बार आ गया। ओके, ये पहली इक्वेशन थी। इस वाले केस में दूसरी इक्वेशन बन गई अभी, यहाँ पे से माइनस नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। अब देखो, अब कितने के ऊपर बार लगा हुआ है, एक डिजिट के ऊपर, फिर से अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्योंकि अब फिर से वो पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जैसे हो रहा है। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चंस ये जो दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस को करना, ठीक है? अब क्या करो, फिर से 10 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 अगेन, एक बार और करो। तो अब करोगे तो ये वाले को अगर करोगे 10 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 100, और ये वाले को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 32 और 2 बार। ये सेकेंड नहीं, थर्ड इक्वेशन। इस बार थर्ड में से माइनस करो
किस वाले इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को। तो ये क्या बना, ये 90x इज इक्वल टू 29। 32 में से 3 माइनस करना पड़ेगा इसका, और ये 2 तो खत्म हो जाएगा। तो ये आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 29/9। ये 4 टाइप हो गए क्वेश्चन के। ठीक है, सबसे पहला वाला टाइप क्या है कि रेशनल नंबर निकालना है दो नंबर्स के बीच में। दूसरा टाइप क्या है कि आपने टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये बताना है। तीसरा टाइप क्या है कि रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर को, जो कि मैं अभी कराऊंगा। चौथा क्या है, रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। वो परिमेयकरण के मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, आपने प्रैक्टिस करने हैं जो क्वेश्चंस दिए। पांचवा टाइप क्या है, कन्वर्जन, डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखना है। ये p/q के फॉर्म वाला क्वेश्चंस मैं कंफर्म हूँ कि इसके अंदर से आएगा ही आएगा क्वेश्चंस पेपर के अंदर, जो 28 को होने वाला है। और उसके अंदर भी ये सारे हैं, इतने टाइप्स हैं। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से नहीं होगा, यहाँ पे जो मैंने करा दिए ये करने हैं, और जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के टाइप के अंदर फिर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपने रिप्रेजेंट करना है किस चीज को, √n। यहाँ पे n क्या है, n जो है कोई इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये √2, ये क्वेश्चंस चांसेस हैं 3 नंबर में आते हैं क्वेश्चंस। √2, √3, √5, 4 क्यों लिखा, √4 इरेशनल नंबर नहीं है, 2 है। तो फालतू का मैं उतना ज़्यादा मेहनत क्यों करूँगा, जब 2 को तो नंबर लाइन पे यूँ ही दिख रहा होता है जो छठी क्लास में करते थे। तो √4 को इस वजह से नहीं दिखता, √5, √7 ऐसे, √9 नहीं मिलेगा क्योंकि 9 3 के बराबर है, और 3 के लिए मैं कंपास वगैरह वगैरह क्यों यूज़ करूँगा। 3 तो हमने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है कि 3 कहाँ पे होता है। ठीक है, हमने इरेशनल नंबर को करना। अब आपने देखो करना कैसे है इसको। सबसे पहले जो ग्राफ पेपर मिलेगा, आपने उस नंबर उसके अंदर सबसे नीचे रो में, सबसे नीचे बॉटम में जो है ना, आपने बना देना है क्या, एक लाइन। उस लाइन के ऊपर मार्क कर देना है, किसी एक लाइन के ऊपर जो ग्राफ पेपर होगा उसके ऊपर 0, एंड 1 यूनिट की लेनी है आपने एक स्केल। 1 यूनिट, 2 बड़ी वाली लाइन को आप 1 यूनिट मान सकते हो, एक को भी मान सकते हो। 2 को मानोगे तो आपने मेंशन करना पड़ेगा कि 2 यूनिट जो है मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है। समझ रहे बात को, आपने मेंशन करना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये 1 यूनिट है। अब कितना बड़ा को 1 यूनिट मान सकते हो ताकि फ्रेश दिखे। ये 1 यूनिट है, जितना ये लिए हो उतना ही ये ले लो। लेट अस सपोज दिस वन इज O और दिस इज A, और जितना यूनिट ये लिया है उतना ही बड़ा यूनिट इसको, यानी ये भी 1 यूनिट का है, जब वो 1 यूनिट का है तो इसका नाम दे दो B, इसको इससे मिला। ठीक है, मैं √2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर लाइन के ऊपर। तो ओके, अब ये 0 है, ये 1 है, तो इधर कहीं 2 होगा, इधर कहीं 3 होगा, इधर कहीं 4 होगा, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, कंपास का जो टिप है, नुकीला वाला पार्ट है, उसको यहाँ पे रखना है, और जो पेंसिल है उस पेंसिल को यहाँ पे रखना है। ठीक है, और रेडियस ये लेनी है। जाहिर सी बात है, नुकीला वाला पार्ट यहाँ पे रखोगे और पेंसिल यहाँ पे रखोगे तो ये वाली जो चीज़ है ये रेडियस बनेगी, और इसको जो है ना आपने टर्न कर देना है, पेंसिल इसको ना रोटेट कर देना। तो ये कुछ ऐसे है यहाँ पे, ये सुनो। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये √3 का होगा। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि ये √3 क्यों आया, ये कैसे, ये तो सॉरी, ये होगा √2। ठीक है, क्यों √2 होगा जरा देखो। ये यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो इन ट्राइंगल OAB। मैं फटाफट इस ट्राइंगल के अंदर इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। ये ट्राइंगल के अंदर क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, OA का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या, OA का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, BO का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो OA कितना है 1 का स्क्वायर कर दो, BA कितना है 1
1 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना बना 1 + 1 मतलब 2 = BO का स्क्वायर। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो क्या इधर रूट नहीं लगेगा, √2। B = BO = √2। ओके, अब BO √2 आ गया तो मैं कोई ये थोड़ी ना, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक √2 है, तो ये कैसे हुआ? अब देखो जरा, अगर मान लो आप यहाँ पे रोकते नहीं, कंपास को यहाँ पे रख करके इसको रोकते नहीं, तो ये ऐसे घूमता, यस और नो? सेंटर जिसकी ये बन रही होती और रेडियस ये होती, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है और रेडियस ये है, तो ये वाला भी रेडियस होता और ये वाला भी रेडियस ही है, ये वाला भी रेडियस ही है, ये वाला भी रेडियस है। तो क्या किसी भी एक सर्कल का रेडियस डिफरेंट होता है या एक ही होता है? किसी पर्टिकुलर सर्कल का जो त्रिज्या होती है वो सेम होती है, इनफाइनाइट त्रिज्या होती है और सारी सेम होती है, एक त्रिज्या। तो इस वजह से ये वाला जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। इस वजह से तो आर्क लगा करके इसको अगर कंप्लीट करो, इमेजिन करो ये कंप्लीट हो रहा है तो एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल बन रहा है तो ये वाली भी रेडियस है, ये वाली भी रेडियस है। आपने ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पोस्ट पेपर में जाकर कि ये जो है कैसे आया है, √2 ही क्यों हुआ। आपने जो है ना बस रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। तो ये समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करना है? ओके, देखो क्या किया मैंने सर, एक लाइन खींचा है, ये 0 है, आपने ये 1 यूनिट की लेनी है लाइन, वो जितना यूनिट ये लिया है उतना ही यूनिट इधर बना दो 1 यूनिट का, और इससे इसको मिला दो। यहाँ पे कंपास के टिप को रखो, यहाँ पे कंपास के टिप पेंसिल के टिप को रखो, इसको रोटेट कर दो। ये वाला अगर 0 है, 1 है, ये 2 है, 1 और 2 के बीच में आएगा, ये कुछ आएगा √3। सर फिर से बोल रहा हूँ, √3 क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये 1 है, ये 1 है, ये √2 आएगा, तो ये आएगा √2। यस और नो? अब अगर मान लो √3 बनाना है आपने, तो √3 बनाने के लिए ना आप क्या करो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, कितने यूनिट की? 1 यूनिट की, और इसको बेस मान लो, तो ये 1 यूनिट और ये वाला √2 इसको इससे मिला दो। अब क्या करो, इस बार ना कंपास के टिप को ये रखो और पेंसिल के टिप को ये रखो, और इसको त्रिज्या मानो। ये वाला मेरा O था, ये था A, ये था B, इसको मान लो C। अब इस बार क्या किया है, OC को मैंने क्या किया है, रेडियस माना है। OC को रेडियस मान के इसको रोटेट कर दो। √3 1.73 होता है, तो ये भी 2 के बीच में ही आएगा, तो ये कहीं पे यहाँ पे आएगा √3। ओके, लेकिन ये रिप्रेजेंट समझ में ना ये कैसे करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए ये करके जाना है, मतलब √5 और √7 का कर लेना, √5 √7 का कर लेना। इसके ना अगर आपके पास टाइम हुआ तो पेपर के अंदर ना स्टेप्स भी लिख देना। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो आप इधर लिख लो I have drew a line segment OA of 1 unit। पहला स्टेप। ओके, 1 यूनिट का एक है, हिंदी वाले आप लिख सकते हो कि मैंने एक लाइन OA एक यूनिट का मैंने ड्रॉ खींचा है। दूसरा, फिर दूसरे स्टेप के अंदर आप बोल सकते हो, दूसरे स्टेप के अंदर देन drew a line segment AB of 1 unit perpendicular to OA। आप लिख सकते हो, जो हिंदी वाले हैं आप लिख सकते हो कि OA के परपेंडिकुलर 1 यूनिट का AB ड्रॉ किया है। तीसरा स्टेप आप लिख सकते हो कि स्टेप 3 में आप क्या कर रहे हो, आप जैसे जैसे कर रहे हो, नहीं तो टीचर समझेगा कि आपने चीट करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आपने जो है स्टेप्स लिख देना है कि आपने काम कैसे किया। तो स्टेप 3 में आप लिख सकते हो कि आई हैव टेकन रेडियस of OA OB, taken radius of OB
एंड मेक एन आर्क। हिंदी वाले आप लिख सकते हो कि मैंने जो है OB का रेडियस ले करके एक आर्क बनाया है, ठीक है, ओके, विच कट्स लाइन नंबर लाइन, विच कट्स नंबर लाइन। अब यहाँ पे आप लेट सपोज इसका कुछ नाम देते हैं, D देते हैं, नंबर लाइन एट D, जो D पे जो है कट कर रहा है, ठीक है, D पे आपने नंबर वो कट करा है, ओके। और स्टेप थर्ड हिंदी वाले लिख सकते हो कि D जो आर्क लिया है वो D पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेप 4 लिख सकते हो, स्टेप 4 लिख सकते हो लास्ट में कि OD जो है इज अ रिक्वायर्ड डिस्टेंस, OD इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड, OD जो है रिक्वायर्ड था, मतलब OD की हमारे को जरूरत थी, OD ही निकालना था इसके अंदर, जो कि √2 है, ओके। तो ऐसे ही स्टेप्स √3 के लिए ले सकते हो, जो जो काम कर रहे हो वो करना है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि पहले जो है ना आपने ये वाले क्वेश्चंस को आपने एंड में करना है, और इसलिए एंड में करना है क्योंकि अगर आप सिर्फ ड्रॉ भी करके आ जाते हो ना तो मार्क्स उतने ही मिलते, लेकिन जो है ये जब अगर लिख देते हो तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, तो लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसे भी करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये है, इसके लिए ये क्वेश्चंस करने हैं जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स थे क्वेश्चंस के। अब इसके अलावा मैं कुछ इम्पोर्टेंट और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आ सकता है इसके अंदर। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करनी आज, ओके। आज ये 5 टाइप के क्वेश्चंस, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपने लास्ट मिनट में। वो क्या ध्यान रखना है कि ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे 3/7 ऊपर लिखा हो मैंने, 3/7 अगर इसको आप एक्सपेंड करते हो तो ये कितना मिलता है आपको, 0.42851 ये, और उसके बाद जो है ना ये 42851 ये ना रिपीट होता जाता है, ओके, 42851 42857, ओके। अब ये 42851 यहाँ पे ध्यान से देखो नीचे कितना है नंबर, 7 है, और ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 के बाद रिपीट होने स्टार्ट, 6 के बाद, ओके। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जितना डिनोमिनेटर में होता है ना, एक्सपेंड करने के बाद रिपीट जब हो रहा होता है तो मैक्सिमम 6 के बाद रिपीट होना है, मैक्सिमम इससे एक कम तक, यानी अगर ये n है तो n-1 तक ही n-1 तक के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इससे कम भी हो सकता है, जैसे 8/3 को जब एक्सपेंड करूंगा तो ये 3.3, यानी 0.1 के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट कर गया, 3 तो उससे कम भी हो सकता है। यहाँ पे तो 2 तक जाना चाहिए था, लेकिन ये 0.1 के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। एक बार स्टूडेंट जो है ना पॉइंट निकालते जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि रिपीट कब होना स्टार्ट करेगा। भाई अगर रेशनल नंबर है तो रिपीट तो होगा ही होगा, तो कहाँ तक जाना पड़ेगा वो आपने सब्र रखना पड़ेगा। 7 इस जितना नंबर बेस में है उससे कम डिजिट तक आपने निकालना पड़ेगा, तब वो जा करके पता चलेगा कि रिपीट होना स्टार्ट हो। ओके, ये आप चेक करना जरा 1/17 का कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और इसके बारे में बताना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, और लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ये ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद जो है ना रिपीटिंग ब्लॉक जो होता है डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स होते हैं उससे एक कम तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, उसके बाद रिपीट होना ही होना है उसको।
नंबर जो है ना दो टाइप का हो सकता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। क्या है? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये जो चीज़ें इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, इस वजह से मैं ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ पे जरा एक ध्यान दो, मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊँ तो अगर ये पूरा क्या है रियल नंबर है, तो उस रियल नंबर के अंदर, इस रियल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? रियल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस रेशनल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? सारे रेशनल नंबर, सारे, इसका मतलब है सारे रेशनल नंबर। ये पूरा ब्लॉक जो है इस रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब सारे रेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, लेकिन वो रियल नंबर जो यहाँ पे है वो इसके रेशनल नंबर के अंदर आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा क्या सारे रेशनल नंबर रियल होते हैं? तो आप बोलोगे यस, क्योंकि इसके सारे पार्ट जो है ना इसके अंदर है, लेकिन रियल नंबर के सारे पार्ट इस रेशनल नंबर के अंदर नहीं है। यानी यहाँ वाला कोई रेशनल होगा, यहाँ वाला कोई रेशनल होगा, वो नहीं रियल होगा, वो रेशनल नहीं हो सकता। अब सारे रेशनल नंबर, ये ब्लॉक किस चीज का है? ये है इंटीजर का, ये है इंटीजर का। इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। इंटीजर क्या होता है? ये इंटीजर तीन होते हैं, है ना। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 ये सब, जीरो में जीरो, नेगेटिव के अंदर -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स। अब क्या सारे इंटीजर रेशनल हो सकते हैं? तो यस, क्योंकि इसके सारे ब्लॉक जो हैं वो रेशनल हो सकते हैं, और सारे रेशनल वाले इंटीजर के अंदर नहीं आ सकते। सारे रेशनल इंटीजर के अंदर नहीं आ सकते। एग्जांपल के तौर पे 3.2 इज अ रेशनल नंबर, ओके। 3/2 जो कि 1.5 होता है। अब ये 1.5 जो है इंटीजर नहीं हो सकता, ओके, लेकिन सारे इंटीजर जो है रेशनल नंबर होगा। तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे कि जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक है उसके सारे एलिमेंट ऊपर वाले के ब्लॉक में आता है, लेकिन ऊपर वाले के सारे ब्लॉक, सारी चीजें इसके अंदर नहीं आती। अब इंटीजर के अंदर और क्या आ सकता है? इंटीजर के अंदर होल नंबर आ सकता है, सारे होल नंबर आ सकते हैं। लेकिन क्या सारे होल नंबर जो है इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर जो है होल नंबर नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल के अंदर -1 क्या होल नंबर है? लेकिन इंटीजर है। होल नंबर के जितने नंबर हैं, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 ये सारे जो है इंटीजर हैं, लेकिन सारे इंटीजर जैसे -1 -2 ये क्या होल नंबर है? तो नहीं। तो ये ध्यान रखना। और ये चीजें हैं, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा। सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से नहीं स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट